कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वह उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर आए हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम उत्तर प्रदेश एक आलोक के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से नहीं आया है। आप एक बात समझिए, अगर भौगोलिक गतिविधियों से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से नहीं है? अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश विषय से नहीं है? बात समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाओं पर क्वेश्चन पूछना, ठीक है, वो विषय का नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आप समझ लेते हो विषय से क्वेश्चन है। जैसे संवैधानिक रूप में क्वेश्चन पूछना, तो क्या वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होगा? वो भी होगा। तो हम जो यूपी स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, वो यूपी स्पेशल की क्लास एक आलोक के रूप में जो आया है, वो आया है कि हम इस क्लास के जो विषय वस्तु है उसका डिजाइन इस प्रकार से किया हुआ है कि एक विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश से संबंधित समग्र ज्ञान जो है उसके बारे में जो डाटाज हैं, जो ऐतिहासिक गतिविधियां हैं, सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर आपने क्लास को ठीक तरीके से अटेंड किया तो आप ये मान के चलें कि लगभग आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होंगे इस क्लास में क्लियर होने की संभावना है, हो सकती है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम तो पूरा प्रयास करेंगे क्या करने के लिए कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। बात समझ में आई नहीं आया? तो आप देखेंगे कि वे विद्यार्थी जो यूपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, अब समय भी हमारे पास बहुत कम है, तो कम समय को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, उसके लिए एक समग्र आलोक के रूप में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर आए हुए हैं। तो इसमें हम जरा हम विषय वस्तु की बात करें कि क्या क्या हम इसमें डिजाइन किए हुए हैं, कैसे किए हुए हैं, ठीक है, और किस रूप में है। बात समझ में आया? तो जब हम विषय वस्तु की बात करेंगे, विषय वस्तु की बात करेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला विषय हमारा आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास। अब इतिहास के तीनों कालखंड क्या होंगे इसमें समाहित होंगे। क्या क्या? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है वो आधुनिक इतिहास है। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अधिकतम लाभ मिलने के चांसेस यहां बन रहे हैं। ठीक है, हम तीनों कालखंडों की बात करेंगे। हम यहाँ पाषाण काल से बात करेंगे, यहां पर हम सल्तनत काल से बात करेंगे, और यहां पर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से बात करेंगे। बात समझ में आ गया? और उसके बाद तो आप समझ रहे हैं कि कैसे उन्होंने भारत पर अधिकार किया। ठीक है, और भारत पर अधिकार के समय उत्तर प्रदेश पर उनका अधिकार कैसे हो गया, उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आ रहा था, इसका उस समय नाम क्या रहा होगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी युग में या स्वतंत्रता आंदोलन में क्या घटनाक्रम हुए, ठीक है, इसका क्या योगदान रहा, हम उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि तीनों प्रारूप जो है वो चलेंगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से चलने की संभावना बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो दूसरा हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा भूगोल के बारे में। क्या आएगा? भूगोल के बारे में। तो आप भूगोल के बारे में जानते हैं कि भौतिक भूगोल है। ठीक है, हमारे पास जो चीजें हैं वो इस प्रकार से है कि भूगोल को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। कैसे? बोलो भाई, कैसे? भौगोलिक गतिविधियों से। क्या? भौगोलिक गतिविधियों से। तो हम देखने का प्रयास करेंगे क्या? बोलो भाई, क्या देखने का प्रयास करेंगे?
कि उत्तर प्रदेश का भौतिक और भूगर्भिक इतिहास क्या है। क्या है? उत्तर प्रदेश का भौतिक भूगोल, भूगोल आब्लिक भूगर्भिक संरचना, आप इसे इतिहास भी कह सकते हैं, ठीक है, संरचना, ठीक है। इनके बारे में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में, जलवायु क्या है। फिर जब जलवायु पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मृदा अर्थात मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मृदा हो गया, फिर फसल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम जलवायु की बात करेंगे, भौतिक भूगोल की बात करेंगे, तो उस पे जो प्रक्रियाएं संचालित होती हैं हम उसकी भी बात करेंगे। क्या? मृदा की बात करेंगे, फसल। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी है, कहां कहां पर क्या प्रभाव है, और फसल के प्रकार कितने हैं, ठीक है। हम जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु में भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है थोड़े स्थानीय स्तर पर जो है, ठीक है, थोड़े बड़े परिक्षेत्र की बात करें, इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ गया? इसलिए ये बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगली कड़ी में हम जब देखेंगे, ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भूगोल के बारे में उत्तर प्रदेश की सभी प्रकार की संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम वनस्पतियों के बारे में भी बात करेंगे, वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभयारण्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभयारण्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर हम कितने प्रकार के, उत्तर प्रदेश में कितने अभयारण्य है, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन कितना है, केंद्र सरकार के अधीन कितना है, यहाँ पर क्या क्या पालन केंद्र है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा जो हमारा टॉपिक आएगा, इसमें हम उत्तर प्रदेश के संसाधन के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो संसाधन कैसा, खनिज संसाधन, कैसा, खनिज संसाधन। दूसरा क्या है, बोलो भाई, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तीसरा हमारा क्या है, ऊर्जा संसाधन के साथ साथ क्या हमारा है, बोलो भाई, परिवहन संसाधन, परिवहन संसाधन। डी क्या हमारा है, संचार संसाधन, संसाधन क्या है, संचार संसाधन। मेरी बात समझ में आया? ठीक है। संचार संसाधन के साथ हम क्या देखने वाले हैं, अगला हमारा क्या है, उद्योग संसाधन। देखिए ये जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आप किसी देश की बात कर लें, किसी प्रदेश की बात कर लें, किसी क्षेत्र की बात कर लें, अगर ये नहीं है संसाधन इनके पास, ये जो कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित संसाधन है, अगर ये संसाधन नहीं है, ठीक है, तो इनमें से किसी एक की भी कमी है तो लगभग प्रदेश का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता, देश का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम इसमें और एक जोड़ लेते हैं, ठीक है, तकनीकी पक्ष इसका क्या है, तकनीकी पक्ष इसका क्या है, बात समझ में आ गया? तकनीकी, नई नई संस्थाएं आ रही है, यहाँ पर नए नए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसके तकनीकी पहलू क्या है, हम इस मुद्दे पर भी क्या करेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या हम देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा चौथा स्तंभ आएगा, ठीक है, वो होगा उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा
विधान परिषद है, इसका गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है, इनका गठन कब हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहां देखेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ जो है हम इसके स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन की भी बात करेंगे। अच्छा, स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे। स्थानीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ? बोलो भाई, शासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो मैं उस पहलू को भी देखने का प्रयास करूंगा कि शासन का विकेंद्रीकरण करके किसी एक पक्ष पर बहुत अधिक भार नहीं लादा गया है, बल्कि सबको जो है प्रशासन की गतिविधियों में साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। समावेशी प्रशासन की बात यहां पर की गई है। बात समझ में आ गया? हालांकि आप समझिएगा, जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इस भारत की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे, तो यहां पर दोनों का मिला जुला स्वरूप है। जैसे कि यहां पे प्रत्येक राज्यों का अपना सरकार है, फिर जो वो राज्य है वो जिलों में बटे हुए हैं, मंडल में बटे हुए हैं, जिलों में बटे हुए हैं, ब्लॉक में बटे हुए हैं और गांव में बटे हुए हैं। तो ग्राम प्रशासन भी अपना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? लेकिन इन सबके लिए जो है केंद्र सरकार भी है। मेरी बात समझ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिला जुला स्वरूप यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो पांचवा स्तंभ हमारा आएगा इस विषय सूची में, वो आएगा कला पक्ष, ठीक है, कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या क्या आएगा? लोक कला आएगा, संगीत और नृत्य आएगा, खेल कूद आएगा, ठीक है, पर्व मेले उत्सव आएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें क्या है यहां पर संचालित होती रहेंगी। बात समझ में नहीं आया? अगला मुद्दा जो हमारा आने वाला है, ठीक है, जो हमारा छठा भाग है, ठीक है, वो है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, ठीक है। किसी भी देश में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब देश में शिक्षा महत्वपूर्ण है तो प्रदेश में भी शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे शिक्षा के कई पहलू होते हैं। एक पहलू क्या होता है इसका? मौलिक, इसकी मौलिकता क्या है, ठीक है। और एक है विशेषज्ञता, ठीक है। बात समझिए, कोई एक विषय में बड़ा विशेषज्ञ हो गया है, कुछ इन्वेंशन का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मौलिकता अगर उसमें नहीं है तो शिक्षा का मायने वो समझ नहीं पाया है। बात समझ में आ गया? तो हमारी शिक्षा कैसी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे शिक्षा के साथ जो है सातवां जो हमारा बात होगा वो भारत के साथ। यहां पर भारत के साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का मुद्दा आ रहा है यहां पर। तो भारत के साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गणना आपकी बात करेंगे और जनसंख्या वृद्धि की भी बात हम क्या करेंगे। जब जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे, ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश की जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे जो छठा स्तंभ है शिक्षा देख रहे हैं, तो यहां शिक्षा में नारी अर्थात महिला और पुरुष की शिक्षा प्रणाली देखेंगे। भारत का जो लिटरेसी रेट है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है और उत्तर प्रदेश का क्या लिटरेसी रेट है, हम इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। महिला का क्या है, पुरुष का क्या है, ये सभी जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। और आठवां जो पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, वो पॉइंट आता है हमारा प्रदेश में कल्याणात्मक गतिविधियां। अब ये प्रदेश में कल्याणात्मक गतिविधियां जो है इसमें हम देखेंगे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है, बात समझिए। दूसरा हम देखेंगे, ठीक है, वृद्ध कल्याण योजना। बात समझ में आया? तो ये सभी प्रकार की चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हमने विषय सूची के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारी कल की क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी किसकी? बोलो भाई, वो हमारी क्लास होगी
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक गतिविधियों की क्लास। बात समझ में आ गया? तो ये मिस मत करिएगा, एक लंबा क्लास चलने वाला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी गतिविधियां इसमें शामिल होंगी, ठीक है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।